स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम रानी है। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन नासमझी में मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया जिसकी भरपाई कभी ना हो पाई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी जिंदगी। रानी बहू, बेटा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो, सासू माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी और मैं बस अपने हाथ में पकड़े हुए 5,000 रुपये देख रही थी। यही 5,000 जो हर महीने मेरी सास की दवाइयों के लिए मेरे पति मयंक बेंगलोर से भेजते थे। मेरे पति की मेहनत की कमाई। शुरुआत में तो मैंने वो पैसे सही जगह लगाए, दवा लाकर ठीक से सास को देती रही, लेकिन फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी आवाज़ आई कि कब तक मैं दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देती रहूँगी। क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? और बस उसी दिन जैसे दिल का कोई ताला खुल गया, मैंने तय कर लिया कि अब ये पैसे मेरी मर्जी से ही खर्च होंगे। सबसे पहले मैंने वो 5,000 एक नए सूट पर खर्च कर दिए। रंग ऐसा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और जो मैं कब से लेना चाहती थी, पर सास की दवाइयों के बजट की वजह से वो कभी फिट ही नहीं बैठता था। एक दिन जब मैं शॉपिंग करके घर लौटी तो अंदर से बहुत खुश थी। एक पल के लिए भी मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं था। उल्टा जब भाभी देवरानी, जिन्हें मैं भाभी कहती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मम्मी के दवा के पैसे नहीं दिए, तो मैंने हंसते हुए कह दिया, अरे भाभी, कुछ दिन मम्मी अगर दवा नहीं लेंगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी बंदा कभी कभी अपने लिए भी तो जीता है ना। और इस बात पर भाभी वो चुपचाप थी, लेकिन जब भी मेरे साथ थी उन्होंने उस बात में मेरा साथ दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मैं हर महीने पैसे अपने हिसाब से खर्च करने लगी। सास को बहुत तकलीफ़ होती थी, उनकी तबीयत बिगड़ती रहती, पर मैं बहाना बना देती कि मम्मी आज दवा नहीं मिली है या डॉक्टर ने बोला है कि आपके लिए अब आराम ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन जब मैं बाज़ार से लौट रही थी, हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग थे। रास्ते में मुझे एक फ़कीर मिला। मैंने सोचा कि चलो थोड़े से पैसे उसे दे दूं, पर जैसे ही मैंने पैसे आगे बढ़ाए, उसने वो पैसे मेरे ही मुंह पर मार दिए और मुझसे गुस्से में बोला, जा घर जा, तेरा अंजाम अब बहुत नज़दीक है। मैं तो ये देखकर बिल्कुल सुन्न रह गई। दिल जैसे कांप गया। डर के मारे तेज कदमों से घर पहुंची और सीधा सास के कमरे में गई, लेकिन वहाँ वो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। उनकी सांसें भी अब थम चुकी थी, पर असली ज़मीन तो मेरे पैरों तले से तब निकली जब मुझे समझ आया कि मैंने क्या किया है। और उन्हीं पलों में वापस लौट गई जब मैंने सब बातें भूलकर अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी थी। भाभी उस दिन मेरे साथ मार्केट गई थी, लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने की जगह वो मुझे सीधा पार्लर ले गई। वहाँ जाकर हमने फेशियल करवाया, मेहंदी लगवाई, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया। उस वक्त तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। वापसी में मैंने भाभी से पूछा, भाभी बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। और मैंने खुद को देखना चाहा। फिर सामने शीशे में अपना चेहरा गौर से देखा तो सच में ऐसा ही लगा। पहली बार मैंने खुद को संवारा है। पहली बार किसी ने मेरी तारीफ़ की थी और मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ। न जाने क्यों उस वक्त मम्मी की कराहट, उनकी आंखों की मिन्नतें सब जैसे मेरे दिमाग से बिल्कुल मिट गई थी। दिन बीते, हफ्ते बीत गए। अब वो 5,000 रुपये मेरे लिए किसी जिम्मेदारी के नहीं बल्कि एक आज़ादी के बन चुके थे। जब भी मेरे पास पैसे आते तो मैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेती। भाई यानी मेरे देवर, जिनको मैं भाई का दर्जा देती थी, उनके लिए एक नई शर्ट, भाभी के लिए सैंडल और खुद के लिए कुछ नया। कभी नई लिपस्टिक, कभी जूते, कभी परफ्यूम। मगर मम्मी की तबीयत जब कभी कभी सच में बिगड़ जाती थी, तब वो चुपचाप कमरे में कोने में बेबस सी बैठी रहती, शायद दर्द में, शायद उम्मीद में। फिर एक दिन उन्होंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मुझसे कहा कि रानी बहू, मुझे दवाई तो ला दो, दर्द बहुत बढ़ गया है। मैंने उनकी बात सुनी पर अनसुनी कर दी। भाभी मुझसे बोली, तुमने सुना मम्मी क्या कह रही हैं? और मैंने बस कांधे उचकाकर कह दिया, अरे ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सह भी लेंगी तो क्या हो जाएगा। सच बताऊं तो अब उनकी आवाज़ ही मुझे भारी लगने लगी थी। जब भी वो दर्द से कर रहा थी तो मैं अपना कमरा बंद कर लेती
यहाँ तक कि कभी कभी तो मैं अपने कमरे का ताला तक लगा देती थी ताकि खुद चैन की नींद ले सकूं, और उसके बाद बाहर निकलती तो हर चीज़ अपनी सी लगती। खुद पर खर्च किए गए नए कपड़े, महंगी लिपस्टिक, भाभी के साथ खाया गया पिज्ज़ा, भाई की शाबाशी, इन सब के बीच मम्मी की बिगड़ती हालत का मुझे जरा भी ख्याल नहीं आता था। मार्केट की भीड़ में भी मैं हल्के हल्के कदमों से चलती थी, जैसे ज़मीन मेरे नीचे नरम हो गई हो, जैसे अब मैं किसी बोझ से आज़ाद हो चुकी हूँ। आज एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था जिसका इंतज़ार मैं पिछले हफ्ते से कर रही थी। भाभी मेरे साथ थी। हम दोनों का प्लान था कि जैसे ही दुकान खुलेगी तो सबसे पहले हम ही वहाँ पहुँचेंगे। सड़क किनारे गाड़ियाँ तेज़ी से निकल रही थी और हमारी नज़रें हर दुकान की तरफ घूम रही थी। शायद वो सूट दिख जाए जो मेरे मन में बसा हुआ था। ये वाला सूट कैसा है? भाभी ने पूछा। मैंने कमीज का कपड़ा छूकर कहा, अच्छा है, लेकिन शायद मेरे साइज में कुछ और बेहतर हो। मैं देखती हूँ। फिर क्या था, हम एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते रहे। कई जगहों पर ट्रायल रूम में तो घंटों बिता दिए। मैंने उस दिन एक महंगी घड़ी भी खरीद ली जिसकी बेल्ट का रंग मेरे सैंडल से बिल्कुल मैच करता था। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। दीदी चलो अब कुछ खा लेते हैं, थक गए हैं, भाभी ने कहा। फिर हम पास ही के एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। खाने का सामान ऑर्डर किया। जिंदगी का मज़ा तो अब आ रहा है, मैंने कहा। पहले तो बस माँ, बच्चे, किचन, बस इन्हीं में उलझे रहते थे। भाभी ने मेरी बात पर सर हिलाया और बोली, सच कह रही हूँ, अगर औरत अपनी ज़िंदगी को खुद संवारना शुरू कर दे तो फिर कोई उसे सहायता भी नहीं। पर जब तक हम चुप रहते हैं सबको लगता है कि यही हमारा काम है। खाना खा लेने के बाद जब हम बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। सड़क पर अब भीड़ थोड़ी कम थी। मैंने एक हाथ में बैग संभाला और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी एक बूढ़ा सा फकीर अचानक हमारे सामने आ गया, हाथ में पुराना सा कटोरा, चेहरे पर थकावट और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे कि उसने सब कुछ देख लिया हो। जिंदगी, दर्द, अकेलापन, सब कुछ वह चुपचाप से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बेटी ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज़ में ना कोई जोर था ना उम्मीद, बस एक खामोशी थी, लेकिन उसमें भी कोई अजीब सी ताकत थी। फिर मैंने अपने बैग से 10 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने पैसे लेने की जगह मेरी आंखों में गहरी नज़रें गड़ा दी। फिर अचानक वो नोट मेरे हाथ से छीना और मेरे मुंह पर ही दे मारा और गरज कर बोला, जा घर जा, तेरा वक्त आ गया है। ये बात सुनकर मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। भाभी भी थोड़ा पीछे हट गई और मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चिल्लाई, क्या कहा तूने? ये क्या बदतमीजी है? भीख मांगने आया है या बद्दुआ देने? पर वो चुप था। बस उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जैसे मुझे जला रही हो। मैंने वो नोट ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, बदतमीज कहीं के, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पर वो कुछ नहीं बोला, बस पलटकर चुपचाप चला गया। जाते जाते जैसे वो फकीर हवा में कोई बोझ छोड़ गया हो। भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो दीदी छोड़ो, ये तो पागल लगता है। पर मेरा दिल अंदर से भारी हो गया था। बाजार की सारी रोशनी अब आंखों में चुभने लगी थी। हम दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। भाभी ने कहा, तुमने तो उसे नोट भी दिया, फिर भी उसने वो सलूक किया। अजीब लोग होते हैं दुनिया में भी कितने। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और न जाने क्यों कह दिया कि कभी कभी लोग हमें कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल गई। रास्ते में ट्रैफिक था और हमें करीब आधा घंटा वहीं रुकना पड़ा। गाड़ी के शीशे पर छोटे छोटे बच्चे आकर हाथ मार रहे थे। कोई खिलौने बेच रहा था, कोई रुमाल, कोई कुछ खाने का सामान, लेकिन मैंने किसी की तरफ नज़र तक नहीं उठाई। भाभी मोबाइल में कुछ देख रही थी और मैं अपनी सोच में ही कहीं उलझी हुई थी। घर पहुंचकर मैं चुपचाप जूते उतारकर सीधे कमरे में चली गई। शॉपिंग बैग्स बेड पर रख दिए, लेकिन उन्हें खोलने का भी मन नहीं किया। जब चेहरा धोने गई और शीशे में खुद को देखा तो कुछ अजीब सा लगा। वही मेकअप, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसमें अब एक अलग सी छाप थी, जैसे किसी ने कोई साया छोड़ दिया हो, एक निशान जो पानी से भी धुल नहीं रहा था। तभी भाभी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि दीदी चाय बनाऊं क्या आपके लिए? मैंने कहा नहीं, मुझे बस आराम करना है। वो बोली, आप तो बिल्कुल चुप हो गई हो। उस फकीर की बात दिल पर लग गई क्या?
मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। रात को खाने की टेबल पर भी मैं चुप थी। भाई ने पूछा, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ी थकान है। मम्मी के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाज़ा बंद था। भाभी ने कहा कि आज दिन भर मम्मी की आवाज़ नहीं आई, न कुछ मांगा, न दवा की बात की। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अभी थक गई होंगी, सुबह को देखेंगे। फिर कमरे में गए तो रात को देर से नींद आई, मगर सपने में बार बार वही फ़कीर आ रहा था। बार बार वही बात दोहराता कि जा, घर जा, तेरा वक्त अब आ गया है। कभी वो अंधेरे में खड़ा होता, कभी मम्मी के कमरे में दिखाई देता और मैं हर बार उससे बचने की कोशिश करती। सुबह आँख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कुछ दिन तक सब कुछ आम जैसा लगता रहा, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बाजार जाते वक्त अब हर बार मुझे वही चेहरा याद आता। कोई भी फ़कीर दिखता तो दिल तेज़ी से धड़कने लगता। कई बार मैंने भाभी से पूछा कि वो फ़कीर तुम्हें कभी पहले दिखा था क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं दीदी, ना पहले कभी दिखा, ना बाद में। एक बार तो मैंने उस जगह जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी करी। हर गली, हर मोड़ पर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, जैसे ज़मीन में समा गया हो। वहीं बैठे कुछ दूसरे फ़कीरों से भी पूछा कि क्या यहाँ कोई बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला फ़कीर बैठता है? तो एक औरत ने कहा, नहीं बहन, यहाँ ऐसा कोई फ़कीर नहीं आता। और मैं चुपचाप वापस लौट आई। लेकिन मुझे महसूस हो चुका था कि कुछ था जो अब मेरे साथ लिपट गया है, जैसे कोई साया, जैसे कोई खामोश खबर जो अब पूरी तरह से खुली नहीं है। और मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था कि वो एक बात जो उसने कही थी, वो सब शब्द नहीं थे, बल्कि किसी बड़े हिसाब की शुरुआत थी। उस दिन जब मैं घर लौटी और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आम तो बिल्कुल नहीं लगता था। ना तो भाभी की आवाज़, मम्मी के कुछ कराहट, भाई की बातें, कुछ न कुछ सुनाई देता ही था। लेकिन उस दिन हर चीज़ थमी हुई थी। मैंने बैग सोफे पर रखा, जूते उतारे और पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन वहीं रुक गई। किचन के दरवाजे पर भाई खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरा दिल कांप गया। मैंने पूछा, क्या हुआ है? सब इतना खामोश क्यों हैं? उसने मुझसे नज़रें चुरा ली और बस इतना कहा कि अंदर चले जाओ, मम्मी के कमरे में। मेरे दिल में जैसे एक झटका सा लगा। मैं तेज़ कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा धीरे से खोला तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी सांसें ही रोक दी। मम्मी चारपाई पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, चेहरा एकदम सुकून भरा, लेकिन आंखें हमेशा के लिए बंद। उनके पैरों की तरफ मेरा पति मयंक बैठा हुआ था, झुका हुआ, और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बेंगलोर से अचानक लौट आया था, बिना कोई मैसेज, बिना बताए, और अब वो मेरे सामने था, एक लाश और एक खामोश इल्ज़ाम। मैं दहलीज पर ही रुक गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। पति ने सर उठाया, हमारी नज़रें मिली और फिर झुक गई। तुम तो आ गई हो, उसने कहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। ये सब कब हुआ? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा। कल रात, तन्हा, दवा के बिना। वो सब इतना ही बोला और मैं खामोश खड़ी रही। भाभी भी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मम्मी के हाथों पर चादर ठीक की। भाई ने नज़रें नीचे झुका ली। सब कुछ जैसे थम सा गया था। पति उठकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर ना सिर्फ गुस्सा और दुख था, बल्कि एक ऐसी मायूसी थी जो अंदर से टूटे हुए इंसान में होती है। वो बोला, रानी, तुम्हारे पास वक्त था, पैसे भी थे, सब कुछ था, बस एक चीज़ नहीं थी, ज़मीर। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मत कहो कुछ, उसने हाथ उठाया। सब कुछ साफ है, मुझे कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो वापस मम्मी के पास जाकर बैठ गया और मैं वहीं खड़ी रही, जैसे कोई मुजरिम अदालत के कटघरे में खड़ा हो। भाई ने धीरे से कहा, अंतिम संस्कार का इंतजाम हो गया है, सामान मंगाया जा रहा है। पति ने बस सिर हिलाया। मैं बाहर निकल गई और लॉबी में आकर बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे तो भाभी भी आई। दीदी, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी पी लो। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। भाभी ने धीमे से कहा, काश एक बार आप मम्मी के कमरे में झांक लेती, वो कई दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी। शाम को जब अंतिम संस्कार हुआ तो मोहल्ले की सारी औरतें आ गई। हर कोई मम्मी की तारीफ़ कर रहा था। कोई कह रहा था, बहुत अच्छी औरत थी। कोई कहता, सबके लिए रोज़ प्रार्थना किया करती थी और सबकी मदद करती थी। मैं सबकी बातों के बीच चुपचाप बैठी रही। कोई आंखों में आंखें डालकर कुछ पूछता नहीं था, लेकिन सबकी नज़रें बहुत कुछ कह रही थी। अंतिम संस्कार के बाद
जब सब लोग वापस चले गए और सिर्फ घर वाले ही बचे तो सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। और फिर मयंक मेरे सामने आया, बोला कि मैं बेंगलोर से अचानक आया था, कंपनी की तरफ से छुट्टी मिली तो सोचा मम्मी को सरप्राइज़ दूंगा। जब दरवाज़ा खोला तो कमरे से सिर्फ खामोशी ही मिली। मम्मी बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्हें दवा वक्त पर मिल जाती तो शायद जान बच जाती। सब सुन रही थी पर चुप थी, बिल्कुल सुन। मैं सिर्फ इतना ही कह पाई कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो जाए। मेरी आवाज़ कांप गई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पति मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी बंद आंखें, लाल चेहरा, सख्त व्यवहार और हाथ कांप रहे थे। उसके होठ खुले और जो शब्द निकले वो सीधे जाकर मेरे दिल में उतर गए। उसने कहा, मैंने जो पैसा अपनी माँ के लिए भेजा था तुमने वो खुद पर लुटा दिया। मेरी जुबान गुम हो गई थी, शब्द अंदर ही कहीं अटक गए थे। मैं कुछ कहना चाहती थी, कोई सफाई, कोई बात, लेकिन वो अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मयंक की आवाज़ में अब वो नरमी नहीं थी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। अब वहाँ से शिकायत थी, गुस्सा था और एक साथ फैसला। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं उन पैसों के लिए कैसे काम करता था? सूरज के नीचे पसीने में भीगता था, खाना छोड़ देता था, अपनी नींद तक भूल जाता था। सिर्फ यही सोचता रहता था कि मेरी माँ आराम से जी सके। और तुमने क्या किया? उसने आगे बढ़कर हाथ में पड़ी माँ की पुरानी नुस्खों वाली फाइल उठाई और मेरी तरफ उछाल दी। कहा, देखो, हर महीने की दवा लिखी थी इसमें, डॉक्टर की पर्चियाँ, उनकी रिपोर्ट। क्या तुमने कभी ये सब देखने की जरूरत भी समझी? मैंने नीचे झुककर वो फाइल उठाई। कागज हर जगह बिखर गए थे। एक में माँ की बीमारी की डिटेल थी, एक में हर महीने भेजे गए पैसों की तारीख थी और एक में उनकी आखिरी दवा की रसीद थी जो कई महीने पुरानी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी माँ मरती रही और तुमने जूते, कपड़े, मेकअप ये सब खरीद लिया। मैंने सोचा कि इतना ही कह सकी तो वो बोला, तुमने बस सोचा। तुम्हें सोचने का वक्त कब मिला? तुम तो बाज़ारों में, पार्लर में तस्वीरें खिंचवाने में लगी हुई थी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ अकेली है, दर्द में है, तड़प रही है, मर रही है। उसकी बात पर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बस एक मौका दो प्लीज़। उसने हाथ उठाकर मेरी बात बीच में ही रोक दी। बोला, मौका? वो तो दिया था, हर महीने मौका दिया, हर बार पैसे भेजकर तुम पर भरोसा किया मैंने। अब कुछ बाकी नहीं बचा। तुम ना सिर्फ मेरी पत्नी हो, मेरी माँ की कातिल भी हो और कातिल मेरे घर की इज्जत कभी नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा नहीं। उसकी नज़रें फर्श पर थी, लेकिन उसकी आवाज़ सीधा मेरे सीने को चीरती जा रही थी। भाई कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, भाभी पीछे थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था और बस चुप्पी थी। और उस चुप्पी में मैं बिल्कुल अकेली थी। उनकी खामोशी ही मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। मुझे लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से दीवारें मुझे घेर रही हैं। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तभी उसने कहा, अपने कपड़े और सामान ले लो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने दिल को थामे बोला, कहाँ जाऊँगी मैं? उसने कहा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ जाना हो जाओ, मेरे दरवाजे पर अब दोबारा मत आना। मैं धीरे धीरे इधर उधर देखने लगी। कुछ लम्हे पहले तक जिस घर में मैं एक पत्नी थी, एक बहू थी, एक मालकिन थी, अब उसी घर में एक अजनबी बन चुकी थी। मैंने चुपचाप अलमारी खोली, 2 जोड़ी कपड़े निकाले और एक छोटा सा बैग तैयार किया। अपने गहने वहीं छोड़ दिए। दिल किया उससे पूछूं क्या मैं इन्हें ले जाऊं, लेकिन फिर सोचा इज्जत बचानी है तो खामोशी ही बेहतर है। जब मैं बैग लेकर कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर खड़ा मेरा पति मयंक खुद एक तरफ हट गया। बोला कि दरवाज़ा खुद बंद करना, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी और तरस था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राहुल भैया ने नज़रें चुरा ली। किसी ने भी कुछ नहीं कहा। दरवाज़ा खोलते वक्त बाहर की दुनिया मेरे लिए अजनबी सी लगने लगी। सूरज ढल रहा था, लेकिन मेरे लिए रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वही दरवाज़ा जहाँ से मैंने कितनी बार हंसते हुए सज धज कर बाहर कदम रखा था, अब उसी दरवाजे से बेइज्जती के साथ धकेला गया। कुछ लम्हे मैं बाहर खड़ी रही। आसपास की दीवारें भी जैसे मुझे घूर रही थी। पड़ोसन ने पर्दा उठाकर देखा, फिर चुपचाप गिरा दिया। मैंने बैग को मजबूती से पकड़ा और सड़क की ओर बढ़ गई। रास्ते कम थे और बोझ बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ जाना है, किस जगह पर रुकना है।
फिर मायके का ख्याल आया, लेकिन साथ में दिल में झिझक भी थी। क्या वो अब मुझे अपनाएंगे? भाई ने तो शादी में कहा था कि दीदी आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। अब वही भाई, वही दरवाज़ा आंखों के सामने घूम रहा था। बस स्टॉप पर पहुंची तो पास की बेंच पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की। ठंडी हवा की हल्की सी लहर उठी, लेकिन दिल का खालीपन उससे कहीं ज़्यादा ठंडा था। एक औरत मेरे पास आकर बैठी। उसने पूछा, बहन ठीक हो? कुछ परेशान लगती हो। मैंने सिर्फ सर हिलाया, कुछ भी बोल नहीं सकी। इस पर मैंने फ़ोन निकाला। पति का नंबर आंखों के सामने था। उंगली वहीं रुकी रह गई। दिल ने कहा, एक बार कॉल कर लो, शायद वो मान जाए, शायद वापस बुला ले। लेकिन अगले ही पल ख्याल ने झटक दिया। उसने कहा था कि मैं उसकी माँ की कातिल हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया और बैग में रख दिया। तभी एक ऑटो आया। मैं उठकर उसमें बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? मैंने थके हुए अंदाज में भाई का एड्रेस बताया। ड्राइवर ने फिर कुछ नहीं पूछा। गाड़ी चल पड़ी। मेरा सिर भारी था और अंदर एक खालीपन, एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। क्या ये मेरे ही किए का अंजाम है, ये जो अब मुकद्दर बन चुका है? जैसे ही मैंने गली में कदम रखा तो बचपन की आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। वही दीवारें, वही दरवाज़ा जहाँ कभी मम्मी मुझे गोद में लेकर बालों में तेल लगाया करती थी। अब सब कुछ पराया सा लग रहा था। हाथ में बैग था, जूते मिट्टी में सने हुए और कपड़ों पर सफ़र की थकान साफ झलक रही थी। दिल में डर था, लेकिन उम्मीद थी कि मायके का दरवाज़ा शायद अब भी मेरे लिए खुला होगा। वही एक जगह होगी जहां मुझे कम से कम छत तो मिल सके। मैंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, फिर थोड़ा ज़ोर से अंदर से चिटकनी खोली और सामने मेरी भाभी खड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और बेरुखी एक साथ उभर आई। कुछ लम्हों तक खामोश रही। मैंने हिचकते हुए कहा, बस कुछ देर रहने दो, बहुत थक गई हूँ, बहुत टूट गई हूँ। उसने दरवाजे के किनारे से पीछे देखा, जैसे किसी की इजाज़त का इंतज़ार कर रही हो। फिर धीरे से बोली, तुम्हारे भाई साहब घर पर नहीं हैं? मैंने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। भाभी बोली, मम्मी मंदिर गई है और पापा मोहल्ले में बैठे होंगे। लेकिन तुम पहले ये बताओ, आई क्यों हो? उसका सवाल सुनकर जैसे ज़मीन हिल गई। मैं कुछ सफाई देने की कोशिश में बोली, बस हालात ठीक नहीं हैं, पति ने छोड़ दिया है। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, और अब तुम्हें हमारे घर की ज़रूरत है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने टूटते हुए कहा, मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई के लिए दुकान ली, तुम्हें गिफ्ट दिए, हर बार अपनी खुशी कुर्बान की। वो आगे होकर बोली, हाँ सब किया, लेकिन वो तुम्हारे पति के पैसे थे ना। तुमने जो दिया वो अपने दिल से नहीं, उसकी जेब से दिया था, और कोई एहसान नहीं किया। मेरी पलकें झुक गई। अंदर से जैसे कोई रिश्ता टूटकर गिर गया हो। मैं धीमी आवाज़ में उनसे बोली, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगी, कोई काम पकड़ लूँगी। बस अभी एक छत चाहिए। इस लम्हे दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आई, कौन आया है? ये मेरे छोटे भाई की आवाज़ थी। मैंने तुरंत पुकारा, भाई मैं हूँ, तुम्हारी दीदी। वो दरवाजे तक आया, मुझे देखा और माथे पर बल गिराए खड़ा रहा। बोला, तुम? हाँ मैं। सिर्फ कुछ दिन के लिए जगह दे दो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह बोल पड़ा, हम यहाँ किसी को जगह देने की हालत में नहीं हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं जो अपने पति की होकर नहीं रह सकी। मैं एकदम पीछे हट गई। आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, दुकान, सजावट, सामान, सब कुछ। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसान तले दबे रहे। फिर तेज होकर बोला, भाभी फ़ोन उठाओ, बस करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, दरवाज़ा बंद करो, लोग देख रहे हैं। दरवाज़ा आधा बंद हो चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, कम से कम एक रात, सिर्फ एक रात रुकने दो, मैं सुबह निकल जाऊंगी। भाई ने कहा, नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं है। तुमने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लिया है, अब भुगतो भी खुद ही। दरवाज़ा बंद होने लगा। मैंने हाथ रख दिया, पापा को तो बुलाओ, मम्मी से बात करने दो। भाई ने कहा, उन्हें शर्मिंदा मत करो, वो पहले ही लोगों के ताने सुन रहे हैं। अगर तुम यहाँ आ गई तो सवाल हम पर भी उठेंगे। मैंने धीरे से हाथ पीछे कर लिया
और दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से बस सन्नाटा आया। मैं कुछ लम्हों तक वहीं पत्थर सी खड़ी रही। गली के बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा ठोकर खाकर गिरा तो उसकी माँ दौड़ती हुई आई। मैंने एक पल को सोचा, क्या कभी कोई मेरे लिए भी यूं दौड़ कर आएगा। मैं चुपचाप एक बेंच पर जाकर बैठ गई। शाम के साए लंबे होते जा रहे थे। गली की लाइटें जलने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि अब आगे कहाँ जाना है। मोबाइल में बैलेंस नहीं था और दिमाग में कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। उसी वक्त एक पुरानी सहेली पास से गुजरी। शायद उसने मुझे पहचान लिया। रुक कर बोली, रानी तू यहाँ, सब ठीक है? मैंने बस सर हिलाया और कहा, थोड़ी मुश्किल में हूँ। उसने पूछा, कहाँ ठहरी हो? मैंने कहा, अभी कुछ तय नहीं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मेरे पास जगह तो नहीं है, लेकिन मंदिर के पास एक जगह है जहाँ रात बसर हो सकती है। मैंने शुक्रिया कहा, मैं देख लूँगी। फिर वो चली गई और मैं फिर से अकेली रह गई। बचपन की गली, माँ का घर, भाई की हंसी, सब आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन अब वो दरवाजे बंद हो चुके थे। इस बार सिर्फ घर के नहीं, रिश्तों के दरवाजे भी। और सन्नाटा अब सिर्फ कमरे में नहीं, मेरी आत्मा में भी उतर चुका था। मेरी पहली रात मंदिर के बाहर फर्श पर बीती। किसी ने चादर भी नहीं दी जिसे ओढ़कर मैं सो सकूं। अगली सुबह जब आँख खुली तो खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। आंखों में नींद कम थी, पछतावा ज़्यादा। सूरज निकला तो पेट में दर्द शुरू हो गया। पिछले 20 घंटे में सिर्फ एक रोटी और आधा गिलास पानी मिला था। शहर अब एकदम अजनबी लगने लगा। वही सड़कें, वही इमारतें जिन्हें मैं कभी बड़े प्यार से देखा करती थी, जिन ऊंचाइयों को देखकर मन करता था कि वहां तक पहुंचूं, अब वही सब कुछ नंगे पांव चलने जैसा लग रहा था। मैं रोड के फुटपाथ पर बैठी हुई थी कि एक औरत वहां से गुजरी और घूरकर मुझे देखने लगी, जैसे मैं वहां बैठने के लायक ही नहीं हूँ। शायद वही नज़र जो कभी मैंने दूसरों पर डाली थी। पास ही एक होटल में काम करने वाली औरत ने मुझसे पूछा, बर्तन धो दोगी? मैंने बिना कुछ कहे फ़ौरन हाँ कर दिया। रोज़ के 200 रुपये मिलते थे। ना कोई सवाल, ना कोई शर्त, बस पानी, साबुन और तेज़ आवाज़ में डूबा काम। दोपहर की धूप में मैंने उसी पुराने मॉल को दूर से देखा जहाँ कभी मैं बड़े ठाठ से जाती थी, महंगे कपड़े ट्राई करती थी, नई लिपस्टिक खरीदती थी। और आज मैं उसके बाहर एक कोने में बैठी हुई थी। मांगने का हौसला तक नहीं हो रहा था। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, ये शब्द जुबान पर लाने में भी शर्म आ रही थी। जुबान जैसे सो गई। पर जब सामने से एक नौजवान बिना देखे एक सिक्का फेंका, चला गया और दूसरा आगे बढ़ गया, तो समझ में आया कि यहाँ रहना है तो नज़रें नहीं, नज़रिया झुकाना होगा। आंखों में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दुनिया सिर्फ आगे बढ़ती है, ठहरती नहीं। एक दिन एक औरत ने कुछ पैसे दिए और साथ में एक रोटी में लिपटी सब्जी भी। मैंने शुक्रिया कहा और बैठकर खाने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, यही चाहा था तुमने? मैं पलटी तो देखा तो वही फ़कीर खड़ा हुआ था जो कुछ वक्त पहले मुझे बद्दुआ देकर चला गया था। वो कुछ कदम की दूरी पर बैठा हुआ था। मैं खामोश रही। न गुस्सा आया, न कोई जवाब। अब शब्द मेरे पास कम थे और सच्चाई ज़्यादा। बाजार में कुछ दुकानदार मुझ पर शक करते, कुछ हमदर्दी से देखते, लेकिन वक्त के साथ सब नज़रिया एक जैसा हो गया। गैर भी और हम गैर भी। मैं अब लोगों के घरों में सफाई करने लगी। एक बार एक औरत के घर गई तो उसने पूछा, पहले कभी ऐसा काम किया है? मैंने कहा नहीं, पर कर लूँगी। उसने हैरानी से कहा, आवाज़ से तो पढ़ी लिखी लगती हो, क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, बस वक्त बदल गया। कचरे के ढेर से कभी खाली बोतलें उठाती, कभी किसी के बचे हुए खाने से 2 निवाले निकालती। एक दिन एक छोटा सा बच्चा पास आया। मेरी हालत देखकर मासूमियत से बोला, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आप तो किसी स्कूल की मैडम जैसी लगती हो। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें नम हो गई। मैंने कहा, बेटा, सब कुछ बदल जाता है। कभी हम खुद बदल जाते हैं, कभी वक्त हमें बदल देता है। रातें अब सबसे ज़्यादा भारी लगती थी। पार्क के एक कोने में औरतों की बनी कुछ झोंपड़ियाँ थी, जहाँ कुछ और बेघर औरतें रहती थीं। मैंने उनसे भी जगह मांगी। एक अधेड़ उम्र की औरत ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने थक कर कहा, नाम अब किसी काम का नहीं रहा, बस एक जगह चाहिए। उसने कहा, यहाँ सबका एक बीता हुआ कल है, पर अब हम सिर्फ हाल में जीते हैं। कुछ हफ्ते गुजर गए। जिस्म कमज़ोर होने लगा था, हाथों में छाले पड़ गए थे। चेहरे से वो रौनक अब चली गई जो कभी शीशे में देखकर मुस्कुराहट से दी जाती थी।
अब दिन झाड़ू पकड़ते बीते, कभी होटल के बाहर सफाई, कभी किसी दुकान के सामने। एक दिन जब मैं एक दुकान के बाहर सफाई कर रही थी, तभी एक चेहरा सामने से गुजरा और मेरा दिल जोर से धड़क गया। वो मेरा भाई था। उसे देखकर मेरे कदम रुक गए, आवाज़ हलक में ही दब गई। मैंने धीरे से पुकारा, भाई। उसने मुड़कर देखा, आंखें कुछ लम्हों के लिए रुकी रही, फिर वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मेरे हाथ से झाड़ू वहीं गिर गई। वो मंजर बहुत कुछ कह गया। अब मैं सच में अकेली थी। रिश्ते, ताल्लुक, उम्मीद सब पीछे छूट चुके थे। सुबह रोज की तरह बाजार के एक कोने में जा बैठी, वहीं जहाँ दुकानों की सफाई के बाद थोड़ी देर के लिए धूप सेकने की जगह मिलती है। शरीर में अब काफ़ी कमजोरी थी, या शायद वो यकीन ही ख़त्म हो चुका था। कुछ दिनों से काम भी कम मिलने लगा था। दुकानदार अब पुराने चेहरे रखना चाहते थे और मैं उनके लिए नए में शामिल थी। भले ही चेहरा अब सीधा साधा ना रह गया हो, पर थक चुका था। हर दोपहर सड़क पर गाड़ियों का शोर थमता नहीं था और मैं वहीं अपनी जगह पर बैठी थी। सोच रही थी कि शाम तक कुछ जमा हो जाए तो एक रोटी मिल जाएगी। थोड़ी ही देर बाद एक चमचमाती गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। वो गाड़ी महंगी थी, उन्हीं गाड़ियों में से जिनको मैं पहले से पार्किंग में खड़े होकर नज़र भरकर देखा करती थी। वो गाड़ी मेरे पास आकर धीरे से रुकी। मैं जो अक्सर गाड़ी रुकते ही थोड़ा करीब जाकर हाथ फैला देती थी, इस बार भी उसी उम्मीद से कुछ कदम आगे बढ़ी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और वो लम्हा जैसे सांस थामे हुए था, क्योंकि सामने ड्राइविंग सीट पर जो चेहरा था वो मेरे दिल की गहराई तक पहचाना हुआ था। वो मेरा पति था, मयंक। आंखों के पास हल्की झुर्रियाँ, चेहरे पर कुछ थकान, लेकिन वही आंखें, वही चेहरा। वक्त जैसे एक पल को थम गया हो। मेरी नज़रें खुद ब खुद नीचे झुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो मयंक, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। उसने मुझे कुछ लम्हों तक बहुत गौर से देखा, पर कोई जज्बात का तूफान नहीं था। न गुस्सा, न हैरानी, सिर्फ एक गहरी थकी हुई खामोशी थी। उसने शीशा पूरी तरह नीचे कर दिया, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सीधे बोला, चलो आओ घर चलें। मैं सुन नहीं सकी, कानों को जैसे धोखा सा लगा। मैंने फिर से पूछा, क्या? तो उसने दोबारा से कहा, आओ घर चलें। मेरी टांगों में जैसे जान नहीं रही। वहीं पास बैठे एक फ़कीर ने कहा, जब नसीब दरवाज़ा खोल रहा है तो पीछे मत हट। मैं लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी के दरवाजे तक पहुंची। ड्राइविंग सीट से वो खुद निकला और पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैं चुपचाप बैठ गई, जैसे कोई गुमसुम मुजरिम हो। रास्ते भर ना उसने कुछ कहा, न मैंने। सिर्फ गाड़ी की हल्की सी गड़गड़ाहट और मेरे दिल की धड़कन सुनाई देती रही। घर वही था, दरवाज़ा वही, दीवारें भी वही, लेकिन इस बार अंदर कदम रखते हुए एक डर था। यह शर्मिंदगी थी जो पूरे वजूद में लिपटी हुई थी। अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ खामोश था। भाभी और भाई घर पर नहीं थे, सिर्फ वो और मैं। उसने धीरे से कहा, कमरा अब भी वही है। मैं सिर झुकाए अंदर चली गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गई थी। बिस्तर के कोने पर मम्मी की तस्वीर रखी थी। मैंने नज़रें झुका ली और वहीं चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद वो कमरे में आया, एक थाली में खाना रखा और बस इतना बोला, इसे खा लो, तुम्हें ज़रूरत है। कांपते हाथों से मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आंखें धुंधला गई। मैं कुछ देख ही नहीं पा रही थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन आज जब तुम सामने आए तो लगा कि शायद तुम्हें अब और सज़ा की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं मुश्किल से बोली, मुझे तो सज़ा हर दिन मिली है, सड़कों पर, लोगों की नज़रों में, भूख में, नींद में, बेबसी में। वो कुछ पल चुप रहा, फिर वो बोला, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों आई हो या कैसे जिंदा रही, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर कोई इंसान इतना नीचे गिरकर भी माफ़ी मांग ले, शायद उसे दोबारा जीने का हक मिलना चाहिए। कमरे में उस पल खामोशी छा गई थी। खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर अब कुछ पिघलने लगा था। रात को मैंने ज़मीन पर बिस्तर बिछाया, लेकिन उसने कहा, बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। वो बोला, ये कोई एहसान नहीं, बस तुम्हें इंसान समझकर कह रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। न कोई शिकायत थी, न कोई इल्ज़ाम, बस एक शुक्र का एहसास था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। छत को घूरते हुए बस सोचती रही कि क्या ये दोबारा लौटना मेरी निजात है या एक नई मुश्किल की शुरुआत। लेकिन एक बात तय थी कि ये वही जगह थी जहाँ से मैं भटकी थी, और शायद अब मुझे खुद को दोबारा साबित करना होगा, शब्दों से नहीं,
बल्कि वक्त से सुबह आँख खुली तो चुपके से बाहर गई, हाथ मुँह धोए और फिर आकर माँ जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। माफ़ी मांगने लगी। आप जहाँ भी हो, जैसी भी हो, मेरी नादानी, मेरी गलतियाँ, मेरी खुदगर्जी सबके लिए माफ़ कर दो। मेरे पीछे खड़े पति ने बस इतना कहा, अब इन बातों से कुछ नहीं होगा, अब वक्त को बदलना है। मैंने सिर हिलाया। मैं खामोश थी, लेकिन पहली बार दिल में उम्मीद का एक नन्हा सा दिया जल उठा। अब मैं वक्त पर उठने लगी। दिन सलीके से गुजरने लगे और शाम में अपने रंग में ढल जाती। मैं घर में तो थी, पर दिल के किसी कोने में अब भी खुद को एक मेहमान जैसी महसूस करती थी। वही बिस्तर, वही चादर, वही पर्दे, सब वही था। पर अब हमारे बीच एक ऐसी खामोशी थी जो कुछ बोले बिना भी सब कुछ कह जाती थी। पति अब जल्दी घर नहीं आता था। पहले तो काम के बाद सीधा घर आ जाता था, पर अब अक्सर देर से आता। कभी कभी मोबाइल बजता तो वो एक कोने में जाकर बात करता। मैं कुछ नहीं पूछती, न वो कुछ बताता। एक दिन मैंने हल्के से पूछा, खाने में क्या बनाऊं? उसने सरसरी सी आवाज़ में कहा, जो दिल करे। पहले तो यही वो चीज़ें थी जिनके लिए वो खुद कहा करता था, लेकिन अब वो सब उसके लिए आम सा हो गया था। मैं कई बार उसके पसंद का खाना बनाकर उसका इंतज़ार करती, पर वो आकर बस 2 निवाला खाकर उठ जाता। घर में एक कमरा खाली था जो कभी हमने बच्चों के लिए सोचा था। मैं अक्सर उस कमरे के दरवाजे के सामने बैठकर सोचती, क्या सच में मेरे नसीब में अब कुछ भी नहीं है? कुछ महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन वो घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। हाथ में एक फ़ाइल थी। कमरे में बैठा हुआ था। मुझे पास बुलाया, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं खामोशी से जाकर बैठ गई। उसने फ़ाइल टेबल पर रखी और बोला, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। ये शब्द जैसे सीधे मेरे दिल के आर पार हो गए। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस आंखों में आंसू भर आए और अंदर एक गहराई तक सन्नाटा उतर गया। वो बोला, ये फैसला आसान नहीं है, पर तुम जानती हो हमें औलाद नहीं हुई और मैं बाप बनना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, मगर कुछ बोल नहीं पाई। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे हिस्से में जो भी है वो तुम्हें सब मिलेगा। मैं अब क्या मांगूँ? मैंने धीरे से कहा, जिस औरत की गोद खाली हो उसके लिए दीवारें भी बेकार हो जाती हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें घर से निकालने वाला नहीं हूँ, तुम यहीं रहोगी। बस अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मेरे अंदर सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो बिखरने की आवाज़ें बस मुझे सुनाई दे रही थी। रात भर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। छत पर टिमटिमाते तारे देखती रही, लेकिन मेरे दिल का आंगन और भी गहरा हो गया। कुछ दिन बाद उसकी नई पत्नी घर में आ गई। अलग कमरा, अलग बर्तन और अब अलग सी जिंदगी। सुबह जब चाय बनाती तो मैं 2 कप बनाती, एक उसके लिए और एक अपने लिए। हम दोनों औरतें सिर्फ ज़रूरत भर की बातें करती। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि वो माँ बनने वाली है। ये बात उसने नहीं, मोहल्ले की एक आंटी ने आकर बताई। बोलने लगी, बधाई हो बहन, अब तो घर में खुशखबरी है। मैंने बस सर हिलाया और चाय के चम्मच हल्के से कप में मार दी। आवाज़ आई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। कमरे में वापस आई और उस बच्चे के कमरे को देखा जो कभी मेरे सपनों से भरा रहता था, अब किसी और की गोद में पलने वाला था। एक शाम बैठक में बैठी कपड़े ठीक कर रही थी, जब अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उठी, दरवाजे तक गई और खुद को रोककर वापस पलट आई। दरवाज़ा बंद था, अंदर आवाज़ गूंज रही थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही, सुनने की कोशिश करती रही। उसी वक्त मेरा पति बाहर आया, मुझे दरवाजे के पास देखकर रुक गया। बोला कि क्या अंदर जाना चाहती हो? मैंने ना में सिर हिलाया। नहीं, वो एक माँ है और मैं सिर्फ एक औरत हूँ जिसके हिस्से में अभी इंतज़ार रह गया है। उसने कहा, तुम चाहो तो बच्चे से मिल सकती हो। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं जानती हूँ कि हर रिश्ता खून से बनता है और मेरी गोद खाली है तो मेरे साथ की भी कोई हैसियत नहीं। उन दिनों मैंने खुद को घर के कामों में पूरी तरह झोंक दिया था। घर की सफाई, किचन का काम, सब कुछ मैंने मंजिल जैसा माना। किसी को मुझसे शिकायत नहीं थी, लेकिन किसी को मेरी मौजूदगी की ज़रूरत भी नहीं थी। कभी कभी वो बच्चा बैठक में आ जाता तो मैं उसे दूर से देखती। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगता और मैं भी हल्का सा मुस्कुरा देती, बस पास नहीं जाती। एक दिन वो मेरे पास आया और मेरी उंगली पकड़ ली। उसकी हथेली की गर्मी मेरे दिल के अंदर उतर गई। एक पल को ऐसा लगा कि जैसे अंदर कुछ रोशन हो गया हो। तभी मेरे पति ने जोर से कहा, उसे अंदर ले जाओ, लेकर आओगी तो गिर जाओगी। मैंने जाकर उसे पकड़ लिया।
पहली बार एक वजूद मेरी बाहों में था, लेकिन वो रिश्ता मेरा नहीं था, सिर्फ एक लम्हा था जो गुजर गया। कमरे में आकर अलमारी पर रखी मम्मी की तस्वीर को देखा, दिल ही दिल में कहा, देखा ना मम्मी, तुम्हारे दर्द को जो मैंने नज़रअंदाज किया था, आज वही दर्द मेरे पास लौट आया है, किसी और शक्ल में। रात को जब सब सो गए, मैं बैठक में जाकर आसमान की तरफ देखने लगी। शायद अब मेरी खामोशी मुकम्मल हो चुकी थी। दुनिया ने मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन वक्त ने मुझे आईना ज़रूर दिखा दिया। सुबह की शुरुआत हमेशा एक जैसी होती, दरवाजे के बाहर अखबार वाला, किचन में चाय की खुशबू और बैठक में झाड़ू की आवाज़। घर चल रहा था, लेकिन जैसे कोई मशीन हो जो हर रोज़ एक ही जगह पर घूमती रहती है। मैं और वो एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन जैसे दो अजनबी जो सिर्फ वक्त का हिसाब पूरा करने को साथ थे। वो नाश्ता करता, अखबार पढ़ता, फ़ोन पर ऑफिस की बातें करता और फिर ऑफिस चला जाता। वापसी पर सिर्फ हेलो की एक छोटी सी बात होती और बस हमारे बीच अब कोई सवाल नहीं होता, ना कोई जवाब, बस एक खामोशी थी जिसे दोनों चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। और उस पल झाड़ू के साथ साथ मेरी सांसें भी रुक गई। दीवार की उस पुरानी जगह पर मोटी गहरी लकीरें थीं, किसी मासूम हाथ के छापे जो कभी घर के उजाले में खिलखिलाकर बनी होगी। शायद तब जब सपनों की गूंज घर की दीवारों में बसी रहती थी। मैं वहीं बैठ गई। झाड़ू अब एक तरफ गिर चुकी थी। आज सालों बाद पहली बार उन लकीरों को ऐसे देखा जैसे कोई माँ किसी पुराने खिलौनों को सहलाती है। उन लकीरों में एक भी मेरी नहीं थी, और शायद यही सबसे बड़ा सच था। बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, चाय वाले की घंटी, दूध वाले की पुकार, बच्चे स्कूल की बस की तरफ दौड़ रहे थे। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरा वजूद इन सब के बीच धुंध की तरह था, जो थी तो पर किसी को दिखती नहीं थी। उस दिन मैंने खुद को बहुत शांत महसूस किया। न रोने का मन किया, न किसी को कुछ कहने का, बस एक सच्चाई सीने में बैठ गई थी। औरत अगर वक्त रहते खुद को पहचान ना सके तो दुनिया उसे सिर्फ उसकी गलतियों से पहचानती है। उस घर में अब मैं नौकरानी की हैसियत से रहने लगी। शाम को जब वो घर लौटा, मैंने खाना लगाया और उसकी थाली में रोटियां रखते हुए बस एक बात कही, अब और ख्वाहिश नहीं है, ना रिश्ता बदलने की, ना खुद को साबित करने की। जो बीत गया उसे शब्दों में दोहराना अब तकलीफ देता है, और जो बाकी है उसे खामोशी में काटना आसान लगता है। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, शायद अब तुम वही हो गई हो जो कभी शुरुआत में थी, शांत और समझदार। मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, नहीं, अब मैं वो हूँ जो सब कुछ खोकर भी जिंदा है, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो कुछ नहीं बोला, बस उठकर कमरे में चला गया। मैं बैठक में बैठी रही। खिड़की से चांदनी झांक रही थी। दीवार पर वो लकीरें अब धुंधली सी लग रही थी। शायद वक्त ने उन्हें भी थका दिया था, और मैं अब थकी नहीं थी। मैं बस खामोश थी, और खामोशियाँ कभी कभी सबसे ज़्यादा कह जाती हैं। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने फिर से मेरे जख्मों को कुरेद दिया हो। उसकी बातें बुरी नहीं थी, बस वो सच बोल रहा था, वही सच जिसे मैं हर दिन जीती थी। लेकिन जब कोई और उसे कह देता है तो जैसे अंदर कुछ और टूट जाता है। मैं घर लौटी तो सामने वही बच्चा बैठा था, मेरी सौतन का बेटा, किताबों के ढेर में खोया हुआ। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, क्या आज आप मेरे साथ बैठेंगी? मुझे पढ़ना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके पास बैठ गई। किताबें खोली, पर आंखों के सामने शब्दों की जगह अपने अधूरे सपनों की परछाइयाँ घूमने लगी। मैं उसे पढ़ा तो रही थी, लेकिन असल में खुद को ही समझा रही थी कि अब मैं उसी घर का हिस्सा हूँ जहाँ हर रिश्ता अधूरा है, हर जगह किसी और की है, और मैं सिर्फ एक साया हूँ जो दीवारों में दिखता तो है लेकिन ठहरता नहीं। कुछ देर बाद बच्चा बोला, अगर मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो आप खुश होंगी ना? मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी बेटा, बहुत। उसके बालों की गर्मी से मेरा ठंडा दिल थोड़ा पिघला। शायद यही मेरा नसीब था, किसी और के बेटे की माँ जैसी बनकर रहना। अपने नाम से नहीं, अपने हक से नहीं, पर शायद उस मासूम के प्यार से। उस रात जब पति घर लौटा तो मैंने पहली बार खुद से कहा, ये घर मेरा है, चाहे दिलों में जगह ना हो, पर दीवारें तो मेरी मौजूदगी जानती हैं। मैंने खुद को आईने में देखा, बालों में हल्की सफ़ेदी, आंखों के नीचे थकावट की लकीरें, लेकिन उनमें एक बात अलग थी। अब मैं खुद को सहने लगी थी, न शिकवा न शिकायत। अब मैं टूटती नहीं थी,
अब मैं झुक कर नहीं बैठती थी। अब मैं हर सुबह उठती थी एक खालीपन को सीने में लेकर और उसी के साथ चाय बनती थी। और जब वो बच्चा दौड़ कर आता, मेरी चप्पलों के पास बैठ जाता, मुझे देखकर मुस्कुराता, तो लगता कि जैसे कोई रिश्ता जो खून से नहीं बना फिर भी दिल से जुड़ गया हो। अब वो मुझे बड़ी मम्मी कहने लगा था। ना किसी ने सिखाया, ना मैंने कभी कहा, बस एक दिन उसने खुद ही बोल दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चौंकी नहीं, रोई भी नहीं, बस सिर पर उसके हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। शायद ऊपर वाले ने मेरी गोद तो खाली रखी, लेकिन किसी और की औलाद के जरिए मुझे फिर से जीने की वजह दे दी थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गया था। हर बच्चा मेरी आंखों में झांकता, मेरी बात सुनता, कहानियों पर हंसता और हर शाम मैं कुछ नया सीख कर लौटती। एक बार स्कूल में एक बच्चे ने पूछा, मैम आपको कोई दुख नहीं होता? आप तो हमेशा मुस्कुराती हो। मैंने उसकी मासूम आंखों में देखा और धीमे से कहा, दुख तो सबके पास होता है बेटा, लेकिन मुस्कुराना एक हुनर है जो वक्त सिखा देता है। उस दिन मैं खुद को पहली बार समझ सकी थी। मैं अब टूटती नहीं थी, बल्कि मैं सिखाने लगी थी। मयंक अब ज़्यादा कुछ नहीं कहता था, ना रोकता, ना पूछता। उसका बेटा मेरे पास ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। शायद वो महसूस करने लगा था कि मेरे पास सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, एक ममता भी है जो बिना दावा किए हर रोज़ उसके लिए प्रार्थना बन जाती है। एक दिन वो बच्चा मेरी गोद में सर रख कर बोला, बड़ी मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? मैंने उसकी मासूम आंखों को चूमा और कहा, अगर तेरे दिल में जगह बची होगी तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी बेटा। उस रात मैं बहुत देर तक सोई नहीं। पहली बार मुझे लगा शायद मेरा वजूद फिर से किसी की प्रार्थना में शामिल हो गया है। उसने मेरी तरफ कुछ पल देखा और फिर बोला, लेकिन आपकी आंखों में तो सुकून है। मैं मुस्कुरा दी। शायद वो सुकून नहीं था, बस थकान थी जो अब चुप रहना सीख गई थी। उस रोज़ शाम को मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने अपने सामने आईना रखा और देखा, उसमें एक औरत थी जिसने सब कुछ खोया, कुछ वापस पाया और अब बस खुद को थामे हुए जी रही थी। वो अब किसी की बहन नहीं रही थी, ना किसी की बीवी, न माँ, बस एक इंसान थी जो बहुत कुछ समझ चुकी थी। मैंने उसी रात मम्मी की पुरानी तस्वीर के नीचे एक दिया जलाया, धीरे से बड़बड़ाए, और किसी से गिला नहीं है। जो जाना था चला गया, जो रह गया है वो मेरा है, और मैं खुद के लिए जिंदा हूँ। फिर मैंने अपनी हथेलियों को उठाया, न किसी और के लिए बल्कि पहली बार खुद के लिए प्रार्थना की। अब मेरी कहानी सजा नहीं, सबक है। अब मेरी खामोशी बोझ नहीं, आशीर्वाद है। अब मेरी ज़िंदगी किसी की परछाई नहीं, बल्कि मेरा अपना फैसला है। मैं टूट कर भी जुड़ चुकी हूँ। अब अगर कोई सवाल करता है कि तुम कौन हो, तो मैं कहती हूँ, मैं वो हूँ जिसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी, बस उसे समझना सीख लिया। तब तुम अलग थी। उसकी ये बात जैसे किसी पुराने घाव को हल्के से फिर से छू गई। मैं रुकी, उसकी आंखों में देखा। वो औरत उम्र दराज थी, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन नज़रें साफ थी, बहुत कुछ जानने वाली। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, तब मैं शायद औरों के लिए जीती थी और अब खुद के लिए सांस लेती हूँ। वो कुछ पल को चुप रही, फिर बोली, बदल जाना बुरा नहीं है, पर टूट कर भी जिंदा रहना ये हिम्मत का काम होता है। मैंने तुम्हें देखा है हर रोज़ धीरे धीरे बदलते हुए। मेरी आंखों में नमी तैर गई। मैंने कहा, कभी कभी इंसान शिकायत करने का हक भी खो देता है जब गुनाह साबित हो जाए, भले ही गुनाह किया ना हो। वो पास आकर बोली, कुछ गुनाह भी ऐसे होते हैं जो इंसान को नहीं बल्कि हालात बदल देते हैं, लेकिन सज़ा इंसान ही भुगतता है। मैंने धीमे से पूछा, क्या आप भी किसी सज़ा से गुजरी हैं? वो मुस्कुरा दी, बेटी, हर औरत अपने हिस्से की सज़ा लेकर ही जन्म लेती है, कोई रिश्तों में, कोई खामोशियों में, कोई खुद की पहचान खोकर। मैंने उसकी बात दिल में उतार ली। शाम गहरी होने लगी थी और बच्चे अब एक एक करके अपने घर लौट रहे थे। मैं अकेली बैठी रही। अब अगर कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहती हूँ, मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने सब कुछ खोकर अपने आप को पाया है। वो रिश्ता न किसी खून से था, न कागज़ पर लिखा गया था। वो रिश्ता था गुनाह और तौबा के बीच का, खुदगर्जी और पछतावे के बीच का, और सबसे ज़रूरी इंसान और ऊपर वाले के बीच का। जिस रात मैंने अपने गुनाहों की चिट्ठी लिखी, जिस लम्हे सौतन के बेटे को सीने से लगाकर मैंने कहानियाँ सुनाई, उसी लम्हे एक बहुत बड़ी दीवार गिर चुकी थी, नफ़रत की।
और सबसे ज़्यादा खुद के खिलाफ बनी हुई जेल की, जिसे मैं समझ नहीं सकी थी। सुबह जब आँख खुली तो कमरे की रोशनी ज़्यादा थी, या शायद अंदर का अंधेरा थोड़ा कम हो चुका था। जिस बच्चे को कभी सिर्फ दूसरी औरत का बेटा कहा जाता था, अब वह बच्चा मेरा चैन बन गया था। मैं अब तक अकेली थी, क्योंकि मैं खुद को अपने गुनाहों में कैद किए बैठी थी। और अब जब मैंने अपने आप को माफ़ करना शुरू किया, तब जिंदगी ने भी मुझे दोबारा से गले लगाया। मैं अब भी उसी घर में थी, लेकिन अब मेहमान नहीं, एक ऐसी औरत थी जो जिम्मेदारी का, माफ़ी का और दूसरों के लिए जिंदा रहने का मतलब जान चुकी थी। एक शाम वो किताबों के नीचे रखा लिफाफा मैंने खुद निकाला, उसे फाड़ कर देखा। एक पल के लिए आंखें भीग गई, फिर मुस्कुराकर वो चिट्ठी जला दी। अब उस औरत की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ गुनहगार थी। अब वक्त है उस औरत को जीने देने का, जो अपनी गलतियों से सीख चुकी है और जो अब सिर्फ माँ बनना चाहती है, चाहे खून का रिश्ता हो या नहीं। उस दिन पहली बार अपनी सौतन के बेटे से मैंने कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए स्कूल चलूँगी, चलो साथ चलें। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। मैं चलने लगी उसका हाथ पकड़कर, और पीछे दरवाज़ा खुला रह गया, जिस पर अब लिखा था, यहाँ एक औरत रहती है जिसने खुद को माफ़ करके दुनिया को दोबारा अपनाया है। रात उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे आसमान खुद अब मेरे जज्बातों को महसूस कर रहा हो। कमरे में अंधेरा था, मगर आंखों के अंदर एक रोशनी सी जल रही थी, जैसे कोई सच्चाई पहली बार खुद को कबूल कर पाई हो। वो अलमारी से कागज़ निकाला, कलम चलाई, और हर वो बात, हर वो गुनाह जो दिल के किसी कोने में दबा था, उसे बिना रोक टोक के लिखती चली गई। कि मैंने माँ की चीख नहीं सुनी, क्योंकि मैं खुद की आवाज़ में ही डूबी थी। मैंने मयंक का भरोसा खो दिया, क्योंकि मैं अपनी ज़रूरतों में उलझ गई थी। मैंने उन पैसों को खर्च किया जो किसी की ज़िंदगी का सहारा हो सकते थे। मैंने रिश्तों को तोड़ा, पर कभी खुद से सवाल नहीं किया। हर शब्द के साथ जैसे मेरी आत्मा हल्की होती जा रही थी। वो खत एक लिफाफे में रखकर एक पुरानी किताब के नीचे छुपा दिया। ये कोई कन्फेशन नहीं था, ये एक खत था। अगर कल मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो कम से कम कोई पढ़कर समझे कि इस औरत ने अपने गुनाह को सिर्फ छुपाया नहीं, माना भी था। सुबह उठते ही उसने फिर से प्रार्थना की, लेकिन इस बार प्रार्थना सिर्फ माफ़ी की नहीं थी, शुक्र की थी कि ऊपर वाले, मैं तुझसे दूर हुई, लेकिन तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं। हर मोड़ पर एक सबक रखा, हर चोट में एक बात। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे जिंदा रखा, ताकि मैं खुद को बदल सकूँ। जब सौतन का बेटा पास आकर सोने की जिद करता और मैं बिना हिचक उसे अपने सीने से लगाकर सुला देती, तो ये सिर्फ एक औरत की कोमलता नहीं, ये उसका दूसरा जन्म था। एक नया जन्म जो रिश्तों की आग में जलकर खरा निकला। फिर एक शाम जब मैं अपने पुराने दरवाजे पर बैठी थी, आंखें ऊपर वाले से कुछ नहीं मांग रही थी, बस एक जुड़ाव, एक जुबान के बिना रिश्ता जो हर चोट के बाद भी कायम रहता है। उस लम्हे जब आसमान पर एक धीमी सी बिजली चमकी और हवा में हल्की सी ठंडक घुली, तब मैंने महसूस किया कि शायद अब मेरा साया सिर्फ पछतावे का नहीं, बल्कि माफ़ी का भी बन चुका है। अब मैं सिर्फ एक किरदार नहीं रही थी, एक मिसाल बन गई थी उन सब के लिए जो गुनाहों से डरते हैं मगर मानते नहीं, जो खुद से लड़ते हैं पर झुकते नहीं, जो रिश्तों की भीड़ में अकेले हो जाते हैं पर उम्मीद को नहीं छोड़ते। उस दिन ना कोई आंसू था, ना कोई इल्ज़ाम, बस एक सुकून था, जैसे एक बंजर ज़मीन पर पहली बार बारिश की बूंदें गिरी हो। और ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।